नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और हम बात करेंगे आज अग्निवीर की। अग्निवीर को लेकर के जब से वो धरातल पे आया, सियासत शुरू हो गई है, तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं। अभी हमने देखा जब 18वीं लोकसभा की पहली सत्र शुरू हुई, मकसद तो वहाँ पे था शपथ ग्रहण का, लेकिन जो मुद्दा गरमाया रहा, वो अग्निवीर गरमाया। राहुल गांधी को ये योजना पसंद नहीं आ रही है। क्या है अग्निवीर? क्या है इस पॉलिसी में? और जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, जो विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष तो नहीं बोलेंगे, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, कितनी सत्यता है इस पे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे भारत देश के पूर्व वायुसेना अध्यक्ष आर के भदौरिया साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम अग्निवीर के बारे में जानें। बहुत सारे मिथ्य, बहुत सारी झूठ बोली जा रही है, खासकर अग्निवीर की शहादत को लेकर के। जिस तरह से सदन में बोला गया कि उनको कुछ मिला नहीं, उनको सम्मान नहीं मिला, उनको मुआवजा नहीं मिला, इस पे पर्दा उठना किस तरह से उठ सकता है? क्योंकि जनता के बीच भी जो मैसेज आ रहा है वो टोटली कंफ्यूज्ड। नहीं, देखो, जहां तक शहीद अजय कुमार जी का सवाल है, फैक्ट्स ये हैं कि जब ये बात उठी थी कि उनको उनकी नेक्स्ट ऑफ इनको पेरेंट्स को पेमेंट नहीं गया है, तो उस समय 98 लाख ऑलरेडी जा चुका था, जो प्राइमरली इंश्योरेंस था। बट ये समझना जरूरी है कि ये इंश्योरेंस पार्ट में भी 48 लाख गवर्नमेंट का इंश्योरेंस था, तो गवर्नमेंट की तरफ से गया है, वो इंश्योरेंस पेड है। और ये भी समझना जरूरी है कि ये इंश्योरेंस में अग्निवीर की कंट्रीब्यूशन नहीं होती। एक नॉर्मल सोल्जर का जब इंश्योरेंस होता है, कंट्रीब्यूटरी स्कीम होती है। पर मंथ पैसे देते हैं अराउंड 5000 एंड एक इंश्योर्ड अमाउंट होता है। तीनों सर्विसेज में है। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस थोड़ा अलग है, 50 से 60 वेरी करता है, एंड रफली 5000 पर मंथ के आसपास कंट्रीब्यूशन है। अग्निवीर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट इंश्योर करती है। और वो 48 लाख जाता है, वो पेमेंट हो चुका है, टोटल गवर्नमेंट का है। तो ये सोचना गलत है, ये तो बीमा है। तो ये पेमेंट हो चुका है। एंड 50 लाख होता है, वो भी आर्मी ने जो एमओयू किया है बैंक्स के साथ में, उसके अंडर में डीएसपी अकाउंट्स होते हैं, वो भी इंश्योर करते हैं, वो भी पेमेंट हो गया 50 लाख। तो 98 जा चुका है। बाकी जो फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होता है, जिसमें एक्स ग्रेशिया पेमेंट है, जिसमें आर्मी वेलफेयर सेंटर फंड से पैसे मिलते हैं, जो बैलेंस पे है उनकी लेफ्ट जो सर्विस नहीं हुई थी, वो पूरी सर्विस की पे दी जाएगी। ये कंडीशंस है कैजुअलिटी के उसमें होने पे। एंड जो सेवा निधि पैकेज है, वो पूरा दिया जाएगा। सो ये सब मिला के 67 odd लाख और जाएगा। और जहां तक मुझे पता चला है, आफ्टर इनिशियल 98 लाख पिछले हफ्ते 22 लाख और भी जा चुके हैं। तो अब जो बैलेंस है वो भी चला जाएगा। टोटल 1.65 करोड़ उनके नेक्स्ट ऑफ किन को मिलेगा। तो ये तथ्य है। बाकी जो इस पे बोला गया, जो मतलब आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी पूरी तरह से नहीं, उस समय जो उन्होंने बोला था कि इनको कुछ नहीं मिला, उस समय इंश्योरेंस का मिल चुका था। अच्छा, 98 लाख मिल चुका था। तो आप सुनिए कि देखिए राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, ये समझ के परे की बात है। क्या उन्हें ये इस योजना से दिक्कत है, या उनको डर लग रहा है कि एक ट्रेंड युवा जब जागरूक होकर निकलेगा तो कहीं ना कहीं उनकी सियासत पे आंच पड़ सकता है? वो बार बार इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। कितना जायज है ये मांग? देखो, ये स्कीम बहुत सोच समझ के, नियरली 2 साल के डिस्कशन के बाद और सब डिपार्टमेंट्स को कंसल्ट करके फाइनली इस फॉर्म में आई है। कई मुद्दे उठाए गए कि इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, वो गलत है। सर्विसेज के साथ काफी बहुत डिस्कशन हुआ, ओवर 2 years डिस्कशन हुआ। आई वाज पार्ट ऑफ दैट। बट ये मेरे आने के बाद इम्प्लीमेंट हुई। तो उस समय जो 3 चीफ्स थे, सीडीएस थे, उस वहां डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट ऑलमोस्ट 3 चीफ, नेक्स्ट सीडीएस, तो 6 चीफ्स एंड 2 सीडीएस में तो ये डिस्कस हुआ। एज फार एज डिफेंस सर्विसेज कंसर्न, पूरा मिलिट्री ऑफ अपना डिफेंस मिनिस्टर एंड उनकी पूरी टीम, डिफेंस सेक्रेटरी, सारे दूसरे डिपार्टमेंट से बहुत डिस्कशन हुआ इस पे। अच्छा, हाँ। ऐसा नहीं, 2 साल में आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ डिस्कस हुआ होगा। एंड जब ये पेपर बना तो सब दूसरी डिपार्टमेंट्स में भी सर्कुलेट हुआ, सबके कमेंट्स लिए गए। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलते हैं सीएपीएफ में उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, तो होम मिनिस्ट्री भी जाता है। ऐसे सब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, सब जगह से इनपुट्स है। तो ये काफी सोची समझी एंड काफी डिस्कशन के बाद, डेलिब्रेशन के बाद इम्प्लीमेंट हुई। दूसरी कई मुद्दे उठाए गए कि नहीं, ये 2 तरह के इनपुट्स हो जाएंगे, नॉर्मल सैनिक, अग्निवीर अलग। अब सारे इंडक्शन अग्निवीर से होगी, तो वो 2 तरह के सैनिक इंडक्शन में सवाल नहीं है, एक ही तरह का इंडक्शन होगा। ट्रेनिंग पे उठाया गया, वो बात ट्रेनिंग पे आ रही है, बात ट्रेनिंग पे, बट वो भी गलत समझ है।
6 महीने की ट्रेनिंग शुरू में होती है, उसके बाद में जिस भी फील्ड में उनको एम्प्लॉय किया जाता है उसकी डेडिकेटेड ट्रेनिंग अलग से होती है। अगर टेक्निकल है तो उसका एक और डेडिकेटेड पैकेज होता है छोटा ट्रेनिंग का, जिस भी एरिया में जाते हैं, एंड उसके बाद जो उनको टास्क दिया जाता है उसके लिए फुली ट्रेंड है। ये बात सही है कि स्पेशली टेक्निकल के लिए डीप टेक्निकल, एडवांस टेक्निकल नॉलेज एंड एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग वो उनको 4 साल बाद दी जाएगी, जो लोग परमानेंट होते हैं, जब इंडक्ट हो जाएंगे, जो परमानेंट होते हैं, क्योंकि बट जिस काम के लिए एम्प्लॉय किए जा रहे हैं उसके लिए एडिक्वेट ट्रेनिंग होगी। तो खाली 6 महीने की ट्रेनिंग नहीं है, यूनिट जाते हैं उसके बाद उनको एक और ट्रेनिंग पैकेज होता है। अच्छा। वो करके फिर वो अपना काम करते हैं। तो ये भी धारणा गलत है। बीच में ये भी उठा, वो मेरे ख्याल से इलेक्शन टाइम का ज्यादातर वो मुद्दे थे कि खाली शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी खाली वो अग्निवीर में जाएंगे, दूसरे लोग के लिए नहीं है, तो क्लासेस हो गई हैं। वो सारे गलत थे। डिफेंस सर्विस में इंडक्शन ऐसे होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें स्कीम बंद करने के लिए मुद्दे होने चाहिए ना। तो इसमें जो सोची समझी स्कीम है, एक पर्टिकुलर रिफॉर्म है, एक बड़ा रिफॉर्म है इंडक्शन के लिए। कैसे हम HR पॉलिसी वाइज देखें तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, एंड हर एक बड़े रिफॉर्म में कई ओपिनियंस आते ही हैं, बट सही तथ्यों को समझना जरूरी है और उसको टाइम देना जरूरी है। अभी तो सिर्फ 2 साल हुए हैं, एक पूरी 4 साल की साइकिल देखेंगे। उसके बाद में जो इसमें इम्प्रूवमेंट्स करनी है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोला है, हर स्कीम में इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश होती है, अमेंडमेंट्स कुछ ऑफ कोर्स। जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो खामियां देखी जाएंगी, कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए और इफेक्टिव बनाया जाए, वो सारे मॉडिफिकेशंस आएंगी। वो एक प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कंफर्म किया है ना, हर स्कीम में ऐसा होता है। अच्छा, 25% को जो परमानेंट करने को लेकर है, आपको लगता है कि बार बार उस पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव? देखो, शुरू में जो इंडक्शन होता था, सब सोल्जर्स वो पेंशनेबल होता था। तो ये शुरू में ऑब्वियसली जो इंडक्ट होने आ रहे हैं, तो ये फीलिंग तो रहेगी कि पहले सबको पेंशन शुरू से कंफर्म हो जाती थी, अब खाली 25% रहेंगे, उस हिसाब से वो। बट यही तो इस स्कीम की फॉर्मेट है, इस इंडक्शन प्रोसेस का एक यही गवर्निंग रूल्स है। तो इसको उस तरीके से लेना चाहिए कि हमें इसका पर्पस है डिफेंस सर्विसेज में एवरेज एज को कम करना, जो यंगर, तो 4 से 5 साल तक की एवरेज एज से कम होगी। एज को कम करने के लिए इंडक्शन एट लोअर लेवल बढ़ाना पड़ेगा, यूथफुल प्रोफाइल बढ़ानी पड़ेगी, नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ये स्कीम उसको करेगी। एंड जहां तक ओवरऑल जैसे कोर स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी का, एयरफोर्स नेवी का सवाल है, एक कॉम्बिनेशन जो राइट है, एक्सपीरियंस्ड एंड अग्निवीर का, वो कॉम्बिनेशन डेवलप करना पड़ेगा। तो ये स्कीम उसी डायरेक्शन में काम कर रही है। तो खाली 25% को परमानेंट होना पड़ेगा, होंगे, बट वो 25% जो परमानेंट होंगे वो हाईली केपेबल होंगे, बहुत हाई कैलिबर के होंगे, वो सिलेक्ट करके लिए जाएंगे एंड वो आगे चलेंगे। 25% को 40%, 50% तक लाने के, देखो ये तो प्रोसेस है। अगर रिवीजन होता है, अगर वो निकल के आता है कि ऐसे इसको भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, ये सब एक प्रोसेस होगा जिसमें सारे मुद्दे ये सब देखे जाएंगे। तो उसका वेट करना चाहिए। इसको हम अभी से बोले कि नहीं इसको इतना कर दो या कर दो, अभी तो शुरू हुआ, 2 साल भी नहीं हुए। एक बात और बोली जाती है कि अग्निवीर जो नहीं सेलेक्ट होंगे, परमानेंट नहीं होंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार बिल्कुल नहीं होंगे। पहले तो उनके जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग हुई, 4 साल जो फौज में काम करते हैं, उनकी अपनी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ती है, उनकी अपनी जितना वो सीखते हैं, अपार्ट फ्रॉम डिसिप्लिन, पैशन, डेडिकेशन, और जो जिस भी फील्ड में वो काम करते हैं, उनके जो स्किल लेवल्स बढ़ते हैं। इसके जब वो बाहर जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रावधान बना रही है कि CAPF में उनके लिए रिजर्वेशन होगी, बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होगी, DPSUs में, जो स्टेट गवर्नमेंट्स कई सामने आई हैं, कॉर्पोरेट में, प्राइवेट सेक्टर में। तो हमें ये देखना चाहिए कि उनको हम कैसे कहाँ एब्जॉर्ब करें, हमारी एनर्जी उस तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए। ये बिल्कुल सही आपने बोला, जो 25% बाहर आएंगे उनको देखना चाहिए कि हम इनको कैसे सपोर्ट करें कि कहाँ उनको यूटिलाइज किया जाए। वो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी अच्छा होगा और अग्निवीर जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए तो अच्छा होगा ही। ठीक, ये कहना बिल्कुल गलत है। एंड आप देखेंगे आने वाले समय में जब 2 साल बाद
26 के एंड में 27 के बिगनिंग में जो फर्स्ट लॉट बाहर आएगा, उनको कितनी सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट से, सर्विसेज से। अच्छा, वो कुछ लमसम अमाउंट भी उनको दिया जाएगा जो बाहर आएंगे, हाँ, वो अमाउंट कितना है और वो कितना सपोर्टिव रहेगा उनके लिए? वो देखो, वो अमाउंट काफी सपोर्टिव रहेगा, स्पेशली अगर वो बाहर जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में या कुछ अपना शुरू करना चाहते हैं। वो उसमें हाफ कंट्रीब्यूशन उनका है एज पार्ट ऑफ सेविंग, एंड उतना ही गवर्नमेंट डालती है। तो वो 10-11 लाख से ऊपर की एक फिगर है, एग्जैक्ट फिगर। वो उनके लिए एक किटी बन जाती है कि वो जिस भी अगर हम बाहर अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं या किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, वो उनका एक स्टार्टिंग क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? इसकी क्वालिफिकेशन 12th है अग्निवीर के लिए, एंड एज 22 है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, ये तो मैंने मोटा मोटी पूछा है, वक्त के साथ रिफॉर्म्स होते रहेंगे, अमेंडमेंट्स होते। 21 है। फर्स्ट टाइम जब इंडक्शन हुआ था तब 23 थी, बिकॉज उसमें पिछला इंडक्शन रोका गया था तो उनको भी चांस देने के लिए। अब जो रेगुलर हो रहा है तो उसकी एज 21 है। एंड कई लोग पूछते हैं कि पहले से एज भी थोड़ा कम हुई है, उसका पर्पज यही है कि उसमें भी इंडक्शन में यूथफुल प्रोफाइल ज्यादा रहे। थैंक यू सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। मुझे लगता है कि इन सभी बातों से क्लैरिटी आ गई होगी, कहीं भी उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है, क्योंकि हम सेना में जा रहे हैं और शहादत आ रही तो ये शौर्य की बात होती है, लेकिन उस शौर्य पे अगर सियासत चल रही हो तो उसमें ये जो क्लैरिटी आई कि भाई सियासत में उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है, उनकी शहादत को उतने ही सम्मान के साथ देखा जा रहा है। पहली बात मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगी कि जब हम 12वीं करते हैं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं सर बता रहे हैं और एज 21 बता रहे हैं, तो हम 12वीं 17 साल की उम्र में कर चुके होते हैं। इसका मतलब आप 21 साल में अगर अग्निवीर को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप 12वीं कक्षा से ऊपर के हायर क्वालिफिकेशन पे नहीं गए हैं, तभी आप उसको जा रहे हैं। और जब 12वीं पास एक व्यक्ति जाता है, 4 साल की ट्रेनिंग लेकर आता है, उसके हाथ में अपने हर महीने में 30-40 हजार की कमाई तो होती है, साथ में जब वो बाहर निकलता है, अगर वो सेना में भर्ती नहीं होता है तब उसके हाथ में 12 लाख रुपए होते हैं, उसके साथ वो अपना धंधा कर सकता है, उसके साथ एक सपोर्ट के साथ एक मिलिट्री ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट के साथ वो कहीं जॉब लेने के जाता है तो उसको प्रायोरिटी मिलती है। ये बहुत सारे ऐसे प्रावधान है, भदौरिया साहब ने ये भी बताया। देखिए, जब ये योजना, इस योजना पे डिस्कशन चल रही थी, तब ये सर्विस में थे। हमारे देश के एयर चीफ मार्शल हैं, पूर्व सेना वायुसेना अध्यक्ष हैं, और जब वो ये बात बोल रहे हैं तो इसमें कितनी सत्यता होगी आप ये समझ सकते हैं। इंटरनल सारी सिस्टम को समझ रहे होंगे, तो आप अपने मन में कोई इस तरह के जो एक संदेह है उसको उत्पन्न करने के बजाय जो ऑथेंटिक वॉइस है उस पर बिलीव करना सीखिए। और देखिए कि देश की सेना को जवान तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारे देश के जो युवा हैं वो भी जवान होने चाहिए, सशक्त होने चाहिए, और जब आए तो उनका विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए। अग्निवीर शायद उस दिशा में एक बेहतरीन कदम है। जो संशोधन है, अमेंडमेंट्स हैं, वो वक्त के साथ होते रहते हैं, शायद इसमें भी होंगे, लेकिन इस योजना को खत्म करने की जो दलीलें दी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं बेमायने हो रही हैं और सियासत के एक लोअर लेवल पे जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।